ए का जो पहला प्रश्न है, पहला रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज। तो क्या इस पैसेज को पढ़िए और इसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों शायद आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैंने क्वेश्चन को पहले इसीलिए अपलोड कर दिया था। तो चलिए हम देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है। तो आंसर हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अबाउट टू हैपन। तो कह रहा है पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, यानी कि घटित होने के लिए, यानी घटित ही होने वाला हो। तो दोस्तों जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा इस सेंटेंस में, इवन थ्रू information on the impending occurrence of flood is now more accurate and certainly more timely। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे impending जो होता है दोस्तों, impending मतलब होता है about to happen और occurrence मतलब होता है घटना, तो यानी कि जो घटने वाली घटना है, तो यानी कि impending मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा impending word in the passage means about to happen, तो impending आपका सही जवाब हो जाएगा। impending occurrence, occurrence मीन्स होता है दोस्तों घटना और impending मतलब घटने वाला, तो जो घटने वाली घटना है, ठीक, तो यहाँ पे impending हमारा जो हो जाए सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा है जो दोस्तों, which word in the passage means small river that flow into the larger river। तो दोस्तों दूसरा कह रहा है कि पैसेज में उस शब्द को बताइए जो उसका मतलब हो कि जो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, वे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हों। तो दोस्तों उनको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियाँ। वे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। तो दोस्तों सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी अब जब आप इसमें पढ़ेंगे पैसेज में तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ऑफ्टन स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स कैन काज वेरी हैवी डैमेज एज वेल एज। कह रहा है कि ट्रिब्यूटरी जो हमारी सहायक नदियाँ हैं उनसे भी बाढ़ आ सकता है और उनसे भी भारी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी जो वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरी जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तीसरा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट। तो दोस्तों प्रोमिनेंट का जो नाउन फॉर्म है वह क्या है, यानी प्रोमिनेंट का जो नाउन है क्या होगा। तो दोस्तों प्रोमिनेंट आपको देखो यहाँ पे पैसेज में दिया, इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे, तो इसी प्रोमिनेंट का नाउन पूछा है। तो दोस्तों प्रोमिनेंट जिसमें मेंट जुड़ा रहता है, इसे ये सब उसमें होते हैं एडजेक्टिव, तो उसके लिए प्रोमिनेंस बना देंगे। प्रोमिनेंस तो हो जाएगा हमारा नाउन। तो PROMINENCE ये हो गया हमारा प्रोमिनेंस, जो कि हमारा नाउन हो जाएगा। तो प्रोमिनेंट का नाउन हो जाएगा प्रोमिनेंस। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास चौथा, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड मिनिमाइज। तो कह रहा है जो वर्ड मिनिमाइज है यह किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव एडवर्ब है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पैसेज पे आपको दिया है मिनिमाइज का, देख लीजिए यहाँ पे मिनिमाइज पे यहाँ पे, आफ्टर देयर इज वेरी लिटिल टाइम टू मिनिमाइज द डैमेज। तो कह रहा है डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत कम समय है। तो डैमेज जो है एक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, मिनिमाइज जो है दोस्तों यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है। कह रहा है कि देखो इट इज़ वेरी लिटिल टाइम टू मिनिमाइज द डैमेज। तो डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत लिटिल टाइम, यानी कि जो मिनिमाइज है या डैमेज को एक्शन के लिए दिखा रहा है कि डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो टू के साथ मिनिमाइज लगा है, तो इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटी क्या होता है हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब। तो हमारा जो वर्ब वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ब, मिनिमाइज जो हमारा वह वर्ब है। और उसके बाद पांचवा है दोस्तों, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में फ्लडिंग का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका पैसेज में क्या आंसर है। तो इसका जो आंसर है कि फ्लडिंग का मेन काज क्या है, तो देखो कह रहा है कि इन इंडिया, यहाँ पे आपको पैसेज में मिल जाएगा, इन इंडिया फ्लडिंग इज वेरी मच फंक्शन ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ आवर रेनफॉल। द मानसून आर स्प्रेड ओवर ए शॉर्ट पीरियड विद इन द ईयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग द मच वॉल्यूम ऑफ रेन। तो कह रहा है देखो दोस्तों मतलब कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो कहते हैं बारिश होने का जो मेन कारण क्या है। तो मेन कारण जो है दोस्तों यही है कि जो इंडिया में फ्लडिंग जो है वेरी मच फंक्शन है ऑफ द सीजन नेचर ऑफ रेनफॉल। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला जो है दोस्तों छठवां, व्हाट हैव सम साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड। तो कह रहा है कि सम साइंटिस्ट जो है वह क्या एंटिसिपेटेड है, क्या मतलब
अपेक्षित है, क्या अपेक्षा किए हैं सब कुछ वैज्ञानिक लोग। एंटिसिपेट मतलब होता है अपेक्षा करना। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वन सेट ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देखिए वन सेट ऑफ साइंटिस्ट हैज एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाया है, अपेक्षा किया है, दैट द मानसून कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। ये इसका हो जाएगा कि मतलब जो हमारा मानसून है वो बहुत कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत ही इंटेंसिव होता है। तो ये साइंटिस्ट का अनुमान लगाए हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं साइंटिस्ट हैज एस्टिमेटेड दैट मानसून कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है व्हाट काजेज क्लाइमेट चेंज, तो कह रहा है किस कारण क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसका भी पैसेज में जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा जो जवाब है वन मेजर फैक्टर, देखो दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट, यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे इस वाले में क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन थ्रू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। कह रहा है कि मानसून चेंज करने का क्या कारण है, तो कारण यही है कि जो ह्यूमन एक्शन मानव जो कार्य हैं जिससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन में सांद्रता हो रही बढ़ रही है किसकी, ग्रीन हाउस गैस की। तो इसी कारण से यहाँ पर जो हमारा नेचर है वो बदल रहा है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जो कारण मुख्य है यह है क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन थ्रू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर और विच कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट प्रीमेंट, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सैलेंट एंड स्ट्राइकिंग आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द पैसेज फाइंड आउट द वर्ड। तो दोस्तों कह रहा है कि इन ये जो वर्ड है नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, इन सब का एक ही सिनोनिमस है, एक ही सिनोनिमस है इस पैसेज में दिया गया है, तो उस वर्ड को खोजना है। तो दोस्तों ये वर्ड जगह प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट जो भी हमारे लास्ट पैसेज के लास्ट वर्ड था वो जाएगा प्रोमिनेंट, वही इसका सिनोनिमस हो जाएगा प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे पास 9वां प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो दोस्तों ये देखो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड गैस और अदर सबस्टेंस बीइंग टेक इन, कह रहा है कि जो लिक्विड हो या गैस हो या कोई सबस्टेंस हो उसके अंदर लेने की जो क्षमता होती है, उसको इन अंदर करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जर्वेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो देखो दोस्तों उसको कहते हैं ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन कहते हैं, लेकिन इसका जो 3 यहाँ पे मीनिंग है इसमें से ABSORPTI जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑब्जर्प्शन, यानी कि हमारा जो पहला वाला है सही हो जाएगा ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब होता है अवशोषण करना, नहीं अंदर की तरह खींचना। तो हमारा 9वें का पहला ए वाला सही हो जाएगा। 10वां हमारे पास है वाई डू साइंटिस्ट हैव ए साइट ऑफ रिलीफ। तो दोस्तों इस वाले का मैंने भी क्वेश्चन पाया नहीं, आप इसको खोज लीजिए। हम 11वां देखते हैं वाई डज द अर्थ फेल टू एब्जॉर्ब रेन वाटर। कह रहा है कि अर्थ जो है क्यों ज़्यादा रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है द मानसून आर स्प्रेड ओवर ए शॉर्ट पीरियड। कह रहा है मानसून थोड़े समय के लिए बहुत तेजी के साथ आती है। द ईयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग सो मच वॉल्यूम ऑफ रेन, और बहुत अधिक मात्रा में पानी को रख कर चली जाती है, पानी चला जाता है, आ जाता है। तो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाई द अर्थ विथ इन द ईयर। तो इसीलिए क्या क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए कि जो मानसून है बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, इसीलिए वो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अंडरलाइन हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ये हो गया, इसमें से किसी 10 का ही आपको जवाब देना है। 11 था, इसमें 10 को मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे पास सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला भी आपको पैसेज रीड करना है और रीड करने के बाद आपको उसका सही जवाब देना है। तो दोस्तों शायद आप लोगों ने पैसेज को रीड कर लिया होगा और पैसेज का एक पार्ट यहाँ पे आपको दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द केस स्टडी कंडक्टेड एट एपेक्स कॉलेज मुंबई। तो यहाँ पे जो कह रहा था कि एपेक्स कॉलेज मुंबई में है उसका पर्पज क्या है। तो दोस्तों इसका जो लाइन था पहले ही लाइन में इसका आंसर दिया था। तो दोस्तों देखिए उसका पर्पज क्या था, जो केस स्टडी चालू किया गया था अपेक्स कॉलेज में। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से तो समझ में आएगा। तो अपेक्स कॉलेज में जो केस स्टडी रखी गई थी उसका पर्पज क्या था। तो यहाँ पे दिया है द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ स्टडी वाज टू स्टडी थ्रूली द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द सेंचुरी।
तो यानी कि क्या करता है, उसका पर्पज मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोल के इसमें दिख नहीं रहा है। तो स्पेसिफिक पर्पज ऑफ केस स्टडी एट अपेक्स कॉलेज इन मुंबई इज एम टू आइडेंटिफाई दियर रीडिंग एटीट्यूड्स पर्पज एंड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इस लाइन का आपका स्पेसिफिक पर्पज से 2RD25 देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपेक्स सेंचुरी इन द कॉलेज। यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा सेंचुरी से यहाँ तक आपका क्या, यहाँ पे टेस्ट तक हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ स्टडी वाज टू स्टडी थ्रूली द रीडिंग हैबिट ऑफ 21st सेंचुरी अपेक्स प्रोफेशनल्स इन द कॉलेज द एम टू आइडेंटिफाई दियर रीडिंग एटीट्यूड पर्पज एंड टेस्ट। तो यहाँ तक आपका ये जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्पफुल फॉर अस। तो कह रहा है कि हम लोगों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है न्यूज़पेपर रीड करना। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों, क्या है सही जवाब इसका। तो इसका पहले लाइन में जवाब हो जाएगा दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट नॉट ओनली क्रिएट हैबिट ऑफ रीडिंग बट आल्सो ओपन द डोर टू सी इम्प्रूवमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि द रीडिंग ऑफ हैबिट ओपन द डोर टू सी इम्प्रूवमेंट इन आवर रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड पर्पज। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो आप इसको भी, इस लाइन को भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, विच मेथड वाज एडॉप्टेड बाय अपेक्स प्रोफेशनल्स फॉर द डाटा कलेक्शन। तो कह रहा है कि अपेक्स के द्वारा जो था डाटा कलेक्शन का कौन सा नियम लिया गया था, किस मेथड को लिया गया था। तो उसके लिए क्वेश्चनरीज मेथड का लिया गया था, प्रश्नावली नियम का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके दिया गया है। तो देखो यहाँ पर द डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग, सॉरी दोस्तों देखो मैं यहाँ पे, द डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग क्वेश्चनरीज मेथड। तो हमारा जो डाटा कलेक्ट हुआ था क्वेश्चनरी मेथड से हुआ था, इसका क्वेश्चनरी मेथड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है हाउ मेनी क्वेश्चनरीज, नहीं तो अभी तो पांचवा हमारे पास है, हु वेयर अपेक्स प्रोफेशनल्स हु कंडक्टेड द केस स्टडी। तो कह रहा है अपेक्स प्रोफेशनल्स कौन थे और इस केस स्टडी को किसने रखा था। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है ऊपर वाले पैसेज में कि देखो द हैबिट्स ऑफ कॉलेज प्रोफेशनल्स, कॉलेज प्रोफेशनल्स ब्रैकेट में दिया है क्या, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे, द प्रोफेशनल्स आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे वे थे ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे और पीएचडी स्टूडेंट थे। और ये जो रखा था, ये जो हमारा केस स्टडी था, इसे अपेक्स कॉलेज मुंबई ने रखा था। द केस स्टडी वाज कंडक्टेड एट अपेक्स कॉलेज मुंबई। तो आप इसको अपेक्स कॉलेज ने रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है छठवां, हाउ मेनी क्वेश्चनरीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोफेशनल्स एंड हाउ मेनी वेयर रिसीव्ड। कह रहा है कितने जो क्वेश्चनरीज प्रश्नावली थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए और कितने लोगों को मिले और उसे कितने। तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इस वाली लाइन में, ए टोटल ऑफ 200 क्वेश्चनरीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कितना, 200 क्वेश्चनरीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एंड 143 फिलेड इन क्वेश्चनरीज, और 143 फिलेड हुए थे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 200 क्वेश्चनरीज जो थे वे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसमें से 143 जो थे वे रिसीव्ड हुए थे। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए आप इसको आराम से। अब चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सप्लाई वन वर्ड फॉर ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन का एक सेट हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्वेश्चनरीज। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चनरीज सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ए पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड। तो कह रहा है 100 ईयर का जो पीरियड होता है क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी कहते हैं दोस्तों ये सब वर्ड जो है आपके पैसेज में दिया गया है, आपके पैसेज से ये सब प्रश्न पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा सेंचुरी। और नौवां हमारे पास है दोस्तों, हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनरीज। तो दोस्तों देखो हमारे पास जो 200 टोटल थे वे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे और 143 रिसीव हुए थे। तो कितने लोगों ने उसको सबमिट नहीं किया था।
तो दोस्तों 200 था, 200 में से 143 तो रिसीव किए, तो कितना हुआ, इसमें से 200 में से 143 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 7 और 57, यानी कि 57 जो थे वे डिस्ट्रीब्यूट क्या कहते हैं सबमिट नहीं किए थे। तो हमारा इसका हो जाएगा 57 कैंडिडेट डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चन रीच। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वह नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग को हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव एनी 4, कोई 4 ही करना है। आपको 5 क्वेश्चन दिया, इसमें से किसी 4 का करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों, माई ब्रदर इज डैश SDM, तो इसमें ए एन द क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ए एन द का यूज कहाँ होता है पहले। तो दोस्तों एन का यूज वहाँ पर करते हैं, उस वर्ड की पहले करते हैं जिसका तात्पर्य एक हो, जिसका तात्पर्य एक हो लेकिन उसका जो साउंड हो उसको प्रोनाउंस करने पर वह वावेल साउंड आवे, तो उसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों ए का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जिसका सेंस एक से हो लेकिन वहाँ पर जो साउंड हो दोस्तों वह कॉन्सोनेंट हो। और द का यूज जो करते हैं दोस्तों, वहाँ पे द का यूज जो होता है स्पेसिफिक बनाने के लिए किया जाता है, किसी उच्च पोस्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक नाम के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वर्ड में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या यूज होगा, हमारा माई ब्रदर इज डैश SDM। तो दोस्तों SDM जो है एक स्पेसिफिक पोस्ट है। SDM IS IPS प्राइम मिनिस्टर ये सब वर्ड जहाँ आते हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिक पोस्ट है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी वाला सही, द माई ब्रदर इज द SDM। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है दूसरा, विल यू प्लीज गिव मी डैश 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 मनी। तो दोस्तों मनी के लिए सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सम, विल यू गिव मी सम मनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और तीसरा है जो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा तीसरा, मोहन वाज वेरी ट्राइड, मोहन बहुत थक गया था, सो ही डैश टू बेड अर्ली, इसीलिए वह क्या हुआ, बेड पर अर्ली बहुत जल्दी बेड पर सोने चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हो गया, वो थका था, मोहन थका था और वह बेड पर जल्दी चला गया। जल्दी चला गया यानी कि वो क्रिया हो चुकी है, यानी कि वो बीत चुका है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट में गो का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा वेंट, सो ही वेंट गो, सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी वेंट। और चौथा है दोस्तों हमारे पास, द मैच डैश 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 आवर टीम इज प्लेइंग वेल। तो कह रहा है दोस्तों द मैच, तो अब बताना है कि स्टार्ट का जो सही वर्ब है उसमें कौन सा वर्ब आएगा। तो द मैच स्टार्ट आवर टीम का जो मैच शुरू हुआ है वो हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, यानी कि मैच क्या है, शुरू हुआ है, यानी कि शुरू तो हो चुका है लेकिन चल ही रहा है, यानी कि प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अभी चल रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो यानी हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा द मैच हैज स्टार्टेड, यानी जो मैच शुरू हो चुका है उसे हमारी टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैच हैज स्टार्टेड आवर टीम इज प्लेइंग वेल, यानी कि हमारा सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास अगला जो है पाँचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड एनी 4, तो किसी 4 को करना है जिसको जिस प्रकार से आगे आपको बताया गया हो। तो हमारा पहला जो है दोस्तों, पहला ही सेव्ड मनी, कह रहा है ही सेव्ड मनी, उसके बाद फुल स्टॉप, हिज एम टू बाई ए न्यू कार, कह रहा है कि वह मनी को सेव करता है, किस लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वह एक नया कार खरीदे। तो इसको क्या करना है दोस्तों, कंबाइन करना है इस सेंटेंस को, वो भी टू प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमको इसको कंबाइन करना है। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसके लिए हम ऐसे कंबाइन करेंगे, ही सेव मनी, उसने मनी तो सेव किया लेकिन किस लिए, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इस कंबाइन करके सेंटेंस है, ही सेव मनी टू बाई ए न्यू कार। अगला प्रश्न हमारे पास दूसरा है दोस्तों, दे सपोर्टेड मी चेंज इनटू निगेटिव, तो निगेटिव में चेंज करना है दोस्तों। इसमें हम देखो हमारा जो सेंटेंस दिया है वह है दे सपोर्टेड मी, दे सपोर्टेड मी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे, दे डिड नॉट सपोर्ट मी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हट जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा दे डिड नॉट सपोर्ट मी, तो इसका निगेटिव ऐसे बन जाएगा। तीसरा हमारे पास है हरी इज प्लेइंग क्रिकेट,
हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज करना है, तो हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो हो जाएगा क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा द क्रिकेट इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं जब प्लेइंग का जगह प्लेड, तो द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, फिर जो हरी, यानी कि द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हरी, तो हमारा हो जाएगा इसका सही जवाब। और चौथा है जो दोस्तों, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी, कामा लगा के दिया है, ही विल मिस द ट्रेन। कह रहा है यदि वह टैक्सी नहीं करता तो उसका ट्रेन छूट जाती। तो इसको क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो इफ़ की जगह पर हमको अनलेस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे, ही टेक टैक्सी अनलेस ही विल मिस द ट्रेन। दोस्तों इसका हो जाएगा ही टेक टैक्सी अनलेस ही विल मिस द ट्रेन। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है पाँचवा हो जाएगा, द ओन हैव दे मैच। ये सब वर्ड दिया है, इसको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के चाहिए हमको दोस्तों मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो पहले इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है दे, तो हमारा जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, दे हैव। उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो है ओन हो जाएगा, दे हैव ओन, और ऑब्जेक्ट में जाएगा द मैच, दे हैव ओन द मैच। ये हमारा इसका रीअरेंज करके सही सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव ओन द मैच। उसके बाद छठवां हमारे पास है दोस्तों, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो दोस्तों आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद इस पे बेस्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको चलिए आंसर बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका जो प्रश्न है दोस्तों, हु इज बिग गर्ल रिफर टू है, उस स्टैंजा में जो है बिग गर्ल को किसको रिफर किया गया है, तो बिग गर्ल जो है दोस्तों वो शर्ली टॉनसन की मदर थी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा शर्ली टॉनसन मदर। और दूसरा जो दोस्तों, हु वाज देयर टू क्लिक द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ कौन ले रहा था, तो फोटोग्राफ जो थे द अंकल से जगह अंकल जो थे ये फोटोग्राफ ले रहे थे। और तीसरा है दोस्तों हमारे पिक आउट द वन आड वन, तो आड वन निकालना है दोस्तों, टेम्प्रोरी मतलब क्या था, शॉर्ट टाइम के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है, यानी ये दोनों एक ही जैसे है। और ट्रांसिएंट मीन्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो हमारा जो परमानेंट है दोस्तों ये आड आउट हो जाएगा, यानी कि यह परमानेंट मतलब अस्थायी होता है। तो अथवा करके दिया दोस्तों, आप इसको पढ़कर भी इसका आंसर दे सकते हैं यदि इस वाले क्वेश्चन को आंसर न करें। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए पैसेज को। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, द नेम ऑफ द पोएम इज, तो पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है द वॉयस ऑफ द रेन, तो हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। और कह रहा है हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, तो अर्थ का पोएम किसे कहा गया, तो दोस्तों रेन को पोएम ऑफ द अर्थ कहा गया है। और अगला है दोस्तों तीसरा, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर, तो कह रहा है स्ट्रेंजर का जो वर्ब फॉर्म है वह क्या होगा, तो स्ट्रेंजर का वर्ब फॉर्म होगा दोस्तों स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है STRANGE, ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास सातवां, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसका सही जवाब देना है। तो पैसेज को पढ़ लीजिए दोस्तों। अब चलिए इसका देखते हैं हम आंसर क्या है। आंसर हमारा पहला है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर से अबाउट हरसेल्फ, तो ग्रैंड मदर अपने आप के लिए क्या कह रही थी, तो ग्रैंड मदर कह रही थी कि सी सेड, क्या कहती हैं, पहला ऑप्शन जो हमारा सही जगह, सी सेड दैट हर इंड वाज नियर। देखो दोस्तों यहाँ पर पहले दूसरे लाइन में है, सी टोल्ड अस दैट हर इंड वाज नियर, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पहले का। और दूसरा देखते हैं दूसरा हमारे पास जो है, व्हाट डिड सी वांट टू डू ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोजर्स ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ द हर लाइफ, तो जो ग्रैंड मदर थी अपने जीवन के अंतिम चैप्टर क्लोज होने से पहले क्या करना चाहती थी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वे क्या यहाँ पे है, आफ्टर बिफोर क्लोजिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि पूजा करना चाहती थी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी वांटेड टू प्रे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों तीसरा है द डॉक्टर, दोस्तों तीसरा यहाँ पे व्हाट वाज द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट ग्रैंड मदर इलनेस, तो ग्रैंड मदर के इलनेस पे डॉक्टर क्या ओपिनियन था, तो डॉक्टर जो था दोस्तों वो कहता सी वुड बी वेल सून, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अथवा करके दिया है, आप यदि इस पैसेज का आंसर न दे पाएँ तो आप दूसरे वाले पैसेज को भी पढ़ करके दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पैसेज क्या है।
तो हमारा यहाँ पे पैसेज दिया है, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं उसको ना दे तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ। तो कह रहा है कि हु वाज दैट टेल अबाउट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि टेल अबाउट द पेंटर, तो किसके लिए, तो पेंटर के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दूसरा है व्हाट वाज द नेम ऑफ पेंटर, तो पेंटर का नाम क्या था, तो पेंटर का जो नाम था ऊ डावोजी था, तो ऊ डावोजी हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, तीसरा, व्हाट सीन डिड ऊ डियोजी पेंट इन द लास्ट पेंटिंग, तो लास्ट पेंटिंग में उसने क्या पेंट किया था। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा तीसरे का, व्हाट सीन डिड ऊ डियोजी पेंट इन लास्ट पेंटिंग, तो उसने हाई माउंटेन, उसके बाद वाटरफॉल और क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई और ऑल ऑफ द, यानी कि सब इसमें जो था तीनों इसे सब ने इसने अपने पेंटिंग में बनाया था, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी सिक्स है, तो किसी सिक्स का आंसर देना है। तो हमारा पहला जो है, विच अमंग दीज डज नॉट डिस्क्राइब्ड ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो कह रहा है कि इसमें से पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के जो ग्रैंड मदर है उनके लिए क्या नहीं डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों इसमें से देखिए, इसमें जो सिल्वर लुक ये भी डिस्क्राइब किया गया है, उसका पेल फेस ये भी डिस्क्राइब किया गया है, और रोजी चिक्स ये भी, और यहाँ पे पकर्ड फेस जो है ये डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो हमारा जो बी वाला है सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा है दोस्तों, व्हाट डज सेल्कुजन मीन्स, तो सेल्कुजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, सेल्कुजन होता है कि एकांत में रहना, तो एकांत में रहना इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल। सेक्लूजन माने होता है एकांत, तो एकांत का इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और हमारे पास तीसरा है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयेज इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में इसमें तो कहाँ से वो जहाज़ थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो जहाज़ जो थी वो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों हमारे पास, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ टू क्रूमैन हुम द आथर हायर्ड, तो आथर ने जिसे हायर किया था तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम दोस्तों यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास है, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर, तो तीनों हमारे थे उसमें, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर, तो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला हमारे पास पांचवा है, इन लैंडस्केप ऑफ साउल व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटेड इंटर द केव, जब केव के अंदर घुसा तो क्या हो गया था, तो उसका जो पेंटिंग था वह खराब हो गया था, तो द पेंटिंग वाइनिस्ट, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और छठवां जो है दोस्तों, इन ए लैंडस्केप ऑफ द साउल व्हाई डिड द फादर नॉट अप्रूव द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ, तो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था वो अलग अलग था, तो बाप जो था पेंटर था ये तो ब्लैक स्मिथ था, इसीलिए उसने ड्यू टू हिज प्रोफेशन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सातवां जो दोस्तों, इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी विच एनिमल डिड ग्रैंड फादर यूज टू फीड इन द विलेज, तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो ग्रैंड मदर थी वो किस एनिमल को खाना खिलाती थी, फीड करती थी, तो क्या करता है उसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, स्पैरो वाला हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है नौवां, चलिए देख लेते हैं नौवां क्या है। नौवां हमारे पास है आंसर दोस्तों, यहाँ पे देखिए नौवें का ए बी दिया है, नौवें में यहाँ पे एनी वन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है दोस्तों, आप इसको बुक से लिख लीजिएगा, मैं इसको नहीं लिखा हूँ तो आप देख लीजिए। उसके बाद आंसर बी है दोस्तों, अब बी में भी आंसर एनी वन करना है, नाइन्थ के ए और बी दोनों में से किसी एक का, दोनों में से एक एक का आंसर लिखना है। और दसवां जो दोस्तों, आंसर एनी टू इन अबाउट 60 वर्ड, किसी दो का 60 वर्ड में आंसर लिखना है। और 11वां है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम प्रोज, तो आपने प्रोज से जो याद किया होगा उसका आंसर लिखना है दोस्तों, प्रोज से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे है क्वेश्चन। और उसके पास बरहमा है दोस्तों, अगला देखते हैं बरहमा हमारे पास क्या है। बरहमा जो है दोस्तों, बरहमा एक्सप्लेन द सी हॉलीडे हर पास्ट एंड माइन हर लाफ्टर आर करके दिया है, व्हाट विल हैपन इफ डजंट रेन, दोनों में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन आप देख लीजिए लेटर जो लिखना है किस पे लिखना है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों आगे, ये सब लेटर आपको लिखना है, आप देख लीजिए। हम 15वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन जो हमारा, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 से 150 वर्ड में एनी वन, तो किसी एक पर हमको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है 120 से 150 वर्ड में लिखना है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तीसरा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे इन आवर स्कूल प्राइस, और चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके इनका निबंध क्या होगा। तो दोस्तों ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे ऐसे निबंध आ चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पर आप इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पर है, ट्री एज, या तो आपको दे सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, या तो ट्री एज ए गुड फ्रेंड, दोनों में से किसी का भी नाम आए आप उसको लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद चलिए देखते हैं अभी हमारे पास दूसरा जो निबंध है क्या है। दूसरा हमारे पास पोल्यूशन पर, दोस्तों पोल्यूशन पर लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे इसको भी देख लीजिए। पोल्यूशन पर ये इतना हमारा है पोल्यूशन पर,
अब इसको आप देख चुके होंगे, चलिए देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। अभी अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद अगला हमारे पास है दोस्तों, अभी देख लीजिए, दोनों हो गया, पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। और दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं हम अगला क्या है। और दोस्तों अभी एक ऐसे था हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर लिखना था, स्पोर्ट्स एंड गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, कोई बात कहे तो दोनों बात एक ही है। तो उसके लिए आप देखिए इस ऐसे को लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको आउटलाइन दिया है, आप आउटलाइन को याद करके उस पर हेडिंग बना करके भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अब चलिए हम चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है, यानी हमारा पूरा पेपर खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको दोस्तों कोविड-19 पर भी निबंध लिखना है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन बच गया है, वो है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग कैसे करेंगे दोस्तों, उसको देख लीजिए। तो दोस्तों तीसरा हमारे पास है नोट मेकिंग के लिए, इसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो नोट मेकिंग है, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्या है, एक लीडरशिप, एक अच्छे लीडरशिप और एक अच्छे लीडर की जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। तो आप इसका टाइटल डाल सकते हैं द ग्रेट लीडर, द ग्रेट लीडर डाल सकते हैं इसका टाइटल, या द लीडर, ए लीडर, कुछ भी करके। देखो दोस्तों जो होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिखेंगे इसको। तो मैंने इसे आपको हिंट दे देता हूँ, आप उसको बना कर लिख लीजिएगा। यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, यदि आप लोग कहेंगे। तो देखो इसको दोस्तों आप द लीडर, ए लीडर लिख सकते हैं, उसके बाद हेडिंग वाइज लिखेंगे, फिर उसके हेडिंग में सब हेडिंग लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।